और बड़ी खबर, लालू प्रसाद के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई है। मनीष कुमार ने जनहित याचिका दायर की है और लालू प्रसाद को बिरसा मुंडा जेल में रखने की मांग की गई है। अधिवक्ता मनोज टंडन ने ऑनलाइन ये पीआईएल दाखिल की है। फिलहाल रिम्स के अधीक्षक के आवास में लालू प्रसाद हैं। चारा घोटाले में लालू प्रसाद सजा याफ्ता भी है। तो देखिए, लालू प्रसाद के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दायर किया गया है। मनीष कुमार ने जनहित याचिका दायर की है और अपने जनहित याचिका में उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को बिरसा मुंडा जेल में रखा जाए, जेल में रखने की मांग की गई है। अधिवक्ता जो वकील है मनोज टंडन, उन्होंने ऑनलाइन ये पीआईएल दाखिल की है। चारा घोटाले में लालू प्रसाद जो है वो सजा याफ्ता है और फिलहाल रिम्स के अधीक्षक आवास में लालू प्रसाद रह रहे हैं। पीआईएल मनीष कुमार के द्वारा दायर किया गया है, हमारे ऑफिस के थ्रू फाइल हुआ है। इसमें प्रेयर ये है कि श्री लालू प्रसाद यादव जी जो एक चारा घोटाला में कन्विक्ट हैं, करोड़्स ऑफ रुपीस का डिफॉल्केशन के मामले में कन्विक्ट हैं और उनको डायरेक्टर का बंगला जो कि रिम्स का डायरेक्टर के लिए ईयर मार्क्ड है, ये अलॉट करना ये कतई सही नहीं है। ये जेल मैनुअल का ही उल्लंघन नहीं है। ऑल सेटल नॉर्म्स हैव बीन फ्लाउटेड by the state of Jharkhand by allotting this bungalow to him. Therefore, the prayer in the petition is that the Honorable High Court should take immediate cognizance of this matter and he should be shifted back to Hotwa jail where he is entitled to remain as a convict. आपने अपने पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर का हवाला दिया है। ये हवाला उसमें स्टेटमेंट दिया है कि जब ये एक्यूज थे इन द ईयर 1998, यू विल रिमेंबर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब इनका अरेस्ट हुआ तो ये बीएमपी गेस्ट हाउस में गवर्नमेंट इन पावर ने इनको जेल बना के रखा था। दिस मैटर वॉज इमीडिएटली ब्राउट टू द नोटिस ऑफ द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब इसका कॉग्निजेंस लिया, इमीडिएटली इनको फिर से वहाँ जो बेऊर जेल है सेंट्रल जेल, उसमें शिफ्ट किया गया था। इसलिए जब एक्यूज रहते हुए ये उसका फैसिलिटी नहीं ले सके तो आफ्टर ही हैज़ बिकम ए कन्विक्ट देन ही शुड रिमेन इन जेल, नॉट इन डायरेक्टर्स बंगलो। और चतरा से भी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चतरा में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। नहाने के दौरान ये तीनों बच्चे डूबे हैं तालाब से। फिलहाल तीनों बच्चे के शव को बाहर निकाल लिया गया है। सदर थाना क्षेत्र के बिंड मोहल्ले की घटना है। तो देखिए, चतरा से बड़ी खबर, जहां तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई है। नहाने के दौरान ये तीनों बच्चे तालाब में डूबे हैं। फिलहाल तीनों बच्चों के शव को बाहर निकाल लिया गया है। सदर थाना क्षेत्र के बिंड मोहल्ले की एक घटना है। चतरा से बड़ी खबर, तालाब की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही, यही वो तालाब है जहां 3 बच्चे नहाने के दौरान डूबे थे। तीनों की मौत हो गई है। फिलहाल तीनों बच्चों के शव को बाहर निकाल लिया गया तालाब से। सदर थाना क्षेत्र के बिंड मोहल्ले की घटना है। तो चतरा से बड़ी और अहम खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। देवघर के जसीडीह थाने की पुलिस पर एक बच्चे पर 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप लगा है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि सिम को लेकर पुलिस ने न सिर्फ बच्चे की बेरहमी से पिटाई की बल्कि उसे करंट भी लगाया। इस दौरान बेहोश होने के बाद बच्चे को जसीडीह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पूरे मामले पर बाल कल्याण समिति ने संज्ञान लिया और देवघर पुलिस से जवाब तलब किया गया। हालांकि देवघर एसपी ने बच्चे से मारपीट और करंट लगने से इनकार किया, साथ ही पूरे मामले की जांच करने की बात कही है। इस मामले की जांच चल रही है। जो प्रथम दृष्टया सामने आई है उसमें मारपीट और करंट वाली बात नहीं है। बाकी इसमें डिटेल रिपोर्ट आने पर इसमें आगे का मृतक कार्रवाई की है। जो पीड़ित नाबालिग को कह रहा है कि करंट भी ले गया, हम बेहोश भी हो गए, मेरा इलाज भी हुआ। जांच उस पर चल रही है और उसकी डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। बेतला नेशनल पार्क के वन्य प्राणियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज सुबह लातेहार में बरवाडीह मुगलसराय रेलखंड में केचकी स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से 5 हिरणों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे वन अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। साथ ही किस ट्रेन की चपेट में आने से इन हिरणों की मौत हुई है उसकी भी जांच की जा रही है। रेलखंड पर मालगाड़ी की आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है। ऐसा मानना है कि सुबह 5:30 से 6:30 के बीच ये घटना हुई होगी। तो उस बीच जो 5 से 6 ट्रेनें गई थी, उसके जो ड्राइवर हैं, जो गार्ड हैं, उसका नाम इन लोगों ने अभी दिया है। वो सूची हमें प्राप्त हो गई है। अभी हम लोग यहाँ स्थल पे आके जांच कर रहे हैं और जांच में मतलब मुख्यतः हमें ये देखना है कि जो
हिरन जो है उसका जो मूवमेंट का जो रास्ता है, ये कौन सा रास्ता होगा, किधर से हिरन क्रॉस करता है। और हम लोगों ने मतलब कि एक मांग भी रखी है कि रेलवे के जो उच्चाधिकारी और फॉरेस्ट के उच्चाधिकारी के बीच एक बैठक होनी चाहिए। और चूँकि ये पलामू टाइगर रिजर्व जो है झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और इसके बीचों बीच जो है कोर एरिया से होके जो है ट्रेन गुजरती है। झारखंड में कल से शर्तों के साथ बस सेवा शुरू होने जा रही है। फिलहाल ये बसें सिर्फ राज्य के अंदर ही चलेंगी, लेकिन इसके लिए यात्रियों को दोगुना भाड़ा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि 2x2 बसों में अकेले सफर करने के बावजूद बगल की सीट भी उसी यात्री को रिजर्व करना पड़ेगा, ताकि बस में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। कोरोना से के खतरे को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। वहीं सरकार से बस परिचालन बंद रहने के चलते तीसरे क्वार्टर का टैक्स 7 दिन में माफ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। झारखंड बस ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार अगर 7 दिनों में टैक्स माफी का फैसला नहीं लेती है तो बस मालिक 16 सितंबर से हड़ताल पर चले जाएंगे, क्योंकि कोरोना काल में बस संचालकों की आर्थिक हालत पतली हो गई है। देखिए, जो भी बस की कैपेसिटी है उसका हाफ, आधे पर बस चलनी है। अगर 50 सीटर बस है तो 25 पैसेंजर्स हैं, 30 है तो 15 है, तो उसी हिसाब से जितनी भी कैपेसिटी है उसके हाफ पर बसें चलेंगी। लॉकडाउन हुआ था और आज के डीजल में 14 से 15 रुपया का बढ़ोतरी हो गया है। हम लोग उसको अलग कर दे रहे हैं, किनारे कर दे रहे हैं, हम लोग भाड़ा नहीं बढ़ाएंगे। चूंकि सरकार ने हमको निर्देश दिया है कि आप आधा पैसेंजर लेके चलिएगा, 2 सीट में 1 पैसेंजर लेके चलिएगा, तो हम 2 सीट के यात्री से पैसा लेंगे। जैसे 15 दिन बाद 20 दिन बाद सरकार बोलेगा कि फुल सीट लेके चलिए, 1 पैसेंजर का 1 सवारी लेने लगेंगे, तो हम भाड़ा नहीं बढ़ा रहे हैं। कल से जेईई मेंस की परीक्षा शुरू हो रही है। एनडीए, जेईई मेंस और नीट की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रांची में एनडीए की परीक्षा के लिए 47 केंद्र बनाए गए, तो वहीं नीट के लिए 20 केंद्र बनाए गए, जबकि जेईई के 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं कल से शुरू होने वाले जेईई मेंस की परीक्षा के लिए राज्य के 5 जिलों में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना काल में इस बार परीक्षा केंद्रों पर गाइडलाइन में कई बदलाव किए गए हैं। विद्यार्थियों को केंद्र पर परीक्षा से 2 घंटे पहले पहुंचने को कहा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के बीच विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कराया जाएगा। जेईई मेंस की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों को अपने घर का पता, मोबाइल नंबर, मेडिकल हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी देनी होगी। मेडिकल हिस्ट्री में विद्यार्थियों को बताना होगा कि पिछले 14 दिनों में उन्हें सर्दी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में परेशानी जैसी समस्या थी या नहीं। तो उसके मद्देनज़र हम लोगों ने मजिस्ट्रेट्स का डिप्लॉयमेंट और पुलिस फोर्सेस का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट तो किया ही, साथ ही साथ लगातार परीक्षा संचालकों से संपर्क में स्थापित करते हुए ये इंश्योर करेंगे कि सेंटर के अंदर डिस्टेंसिंग के साथ एग्जामिनेशन हो। जो भी एंट्री एग्जिट होगा उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, सभी लोग मास्क और ग्लव्स पहने। प्रत्येक सेंटर पर स्क्रीनिंग हो, सभी स्टाफ इन्विजिलेटर जो है वो मास्क, ग्लव्स और हेड गार्ड हेड शील्ड पहन के रहेंगे। इसके अलावा प्रत्येक एंट्रेंस पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो। जितने भी बाथरूम है, सिटिंग हॉल्स है, बेंच है, डेस्क है, उन सभी को सैनिटाइजेशन पहले से करा लिया जाए। फिजिकल फ्रिस्किंग ना कराकर मेटल डिटेक्टर के माध्यम से उन लोगों की चेकिंग हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। बोकारो के चास में भी जेईई मेंस परीक्षा के लिए 2 सेंटर बनाए गए, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 पालियों में आयोजित की जा रही परीक्षा में बोकारो में करीब 3,500 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। परीक्षा भवन में प्रवेश से पहले छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर लगाना अनिवार्य होगा। सैनिटाइजेशन से लेकर के जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से है, वो उसकी जो है मैं संतुष्ट था। उसके अलावा भी कुछ एक डायरेक्शंस जो बरसात को देख करके तिरपाल वगैरह लगाने की जो डायरेक्शंस थी वो हमने वहाँ पे सेंटर्स पे ऑलरेडी दे दिए हैं, क्योंकि बारिश होने से अचानक जो है लोग एक जगह इकट्ठा। देखिए, कल से बोकारो में जेईई की परीक्षा शुरू होनी है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और परीक्षा केंद्र यहाँ 2 बनाया गया, चास में, एक चिकित्सा में और एक चास सदर बाजार में बनाया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो एक परीक्षा केंद्र है, यहाँ सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और जो बताया जा रहा है कि कुल 3500 छात्र परीक्षा देंगे। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई है, जिसमें 304 स्टूडेंट परीक्षा में भाग लेंगे और
जो केंद्र बनाए गए उसमें एक केंद्र में 234 छात्र छात्राएँ और दूसरे केंद्र में 68 छात्र छात्राएँ शामिल होंगे। तो कह सकते हैं कि इस बार जो कोरोना काल है इसको लेकर नई तरीके से परीक्षाएं ली जा रही है। परीक्षार्थी अपने साथ सैनिटाइजर, मास्क समेत अन्य जो जरूरी सावधानी के सामान उनको लेकर साथ में चलेंगे और 30 मिनट के पहले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के पहले आना पड़ेगा ताकि लाइन के माध्यम से, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। ज्ञानेंदु जयपुरिया, न्यूज़ 18 बोकारो। इधर देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में भक्तों के लिए बाबा का दरबार खोल दिया गया है, लेकिन कोरोना संकट के बीच बाबा के दर्शन के लिए कई नए प्रावधान बनाए गए हैं। देवघर मंदिर में पूजा और दर्शन के लिए अब ई पास जरूरी होगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। कर लो बाबा के दर्शन। देवघर के बाबा मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए ई पास की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। झारखंड-दर्शन.nic.in वेबसाइट पर लॉग ऑन कर श्रद्धालु अपना ई पास बुक करा सकते हैं। हर दिन अधिकतम 200 लोगों के लिए ई पास की बुकिंग का प्रावधान है। पूजा के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। हर घंटे 50 श्रद्धालुओं को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। फिलहाल ये सुविधा सिर्फ झारखंड के श्रद्धालुओं को दी जा रही है। श्रद्धालुओं को क्यू कॉम्प्लेक्स के पास फुट ओवर ब्रिज से प्रवेश कराया जा रहा है। छोटे बच्चे, बीमार और वृद्ध व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। अच्छे से दर्शन हुआ, काफी यहाँ पे फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है, सुविधाएं काफी अच्छी है। भीड़ भाड़ नहीं करें, नियंत्रित रूप से आए, क्योंकि कोरोना काल ये संक्रमण का काल है। सबको अपनी जान बचानी है, बीमारी से बच के रहना है और इसी सब चीज होते हुए बाबा का दर्शन करना है। 50-50 लोगों का पर घंटा का स्लॉट है। 4 घंटे में ऑनलाइन में कुल 200 लोगों को प्रति घंटा 50 लोग अधिकतम के हिसाब से दर्शन कराया जाएगा। तो उस हिसाब से पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारी की है। सरायकेला के ईचागढ़ में सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर जांच पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, साथ ही आइसोलेशन वार्ड में इलाज के तौर तरीकों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इससे कोरोना जांच को लेकर ग्रामीण आगे नहीं आ रहे हैं। डीसी ने पूरे मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ईचागढ़ को निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोग जो सोशल मीडिया में भ्रामक समाचार फैलाते हैं उनके विरुद्ध FIR करें और कानूनी कार्रवाई करें। लोगों में ये बताया जा रहा है, अवेयरनेस बताया किया जा रहा है कि किसी का भ्रम में नहीं आएगा और अपना जांच कराएं और कोविड से अपना जो अगर पॉजिटिव है तो उसका उपचार कराएंगे और नेगेटिव है तो आराम से वो अपना घर में रह सकते हैं। कोरोना संकट में मरीजों और डॉक्टरों के बीच दूरी कम करने के लिए धनबाद में जिला प्रशासन की ओर से टेलीमेडिसिन की शुरुआत की गई, जो लोगों को कोरोना से बचने और लक्षण दिखने पर बचाव के उपाय बता रहे हैं। टेलीमेडिसिन का कंट्रोल रूम जिला सर्किट हाउस में बनाया गया है। इसमें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को सलाह दी जा रही है। इस टेलीमेडिसिन सेंटर से जिले के 8 कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों को भी ICMR के गाइडलाइंस के हिसाब से सलाह दी जा रही है। इस टेलीमेडिसिन सेंटर से हर दिन कम से कम 100 से ज्यादा मरीजों को लाभ भी मिल रहा है। पीपी पहने हुए डॉक्टर जो है वो एलियन लगते हैं, तो कोई टच थेरेपी पेशेंट एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है, कोई कनेक्ट नहीं फॉर्म कर पाता है। यहाँ हमारे डॉक्टर जब उनको देखते हैं और पेशेंट जब डॉक्टर्स को देखते हैं तो उनको एक भरोसा होता है कि नहीं, हमें डॉक्टर से बात करने को मिल रहा है। डॉक्टर का भी छोड़ दीजिए, कम से कम उनको लगता है कि किसी व्यक्ति को हम बता पा रहे हैं, अपना दुख बता पा रहे हैं। वहाँ पे ANM और डॉक्टर तो अटेंड करेंगे ही करेंगे, साथ में हमारे स्टूडियो में जो सर्किट हाउस में बना हुआ है टोटल 12 डॉक्टर की डेप्यूटेशन की गई है। 2 शिफ्ट में ये काम होता है। हर दिन रैंडमली जो हमारे मिनिमम 10 पेशेंट हर सेंटर के होते हैं, जो सीरियस होते हैं, जिनमें सिम्टम डेवलप होता है, जो रिकवर नहीं कर रहे हैं, ख़ासतौर से गर्भवती महिलाएं या फिर कुछ क्रिटिकल उम्र वाले जो हमारे पेशेंट हैं, उनको हमारी ANM रोज़ लेकर आती हैं अपने टेलीमेडिसिन काउंटर पे संबंधित हॉस्पिटल में, और यहाँ के टेलीमेडिसिन स्टूडियो से हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं। बोकारो के जनरल अस्पताल का बर्न यूनिट अब तक चालू नहीं हो पाया। 2 साल पहले करीब 50 लाख की लागत से बर्न यूनिट बना।
बेड और जरूरी उपकरण भी खरीदे गए, लेकिन अब तक ये चालू नहीं हुआ। सिविल सर्जन की माने तो बर्न यूनिट के लिए डॉक्टर और कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने से ये चालू नहीं हो पाया। चूंकि वहां पर अभी तक कोई भी पद सृजित सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, तो एक भी पद सृजित नहीं है और उसके विशेषज्ञ भी नहीं है, इसीलिए वो बर्न यूनिट को अभी तक चालू नहीं किया जा सका है। और इसके लिए हम लोग सरकार को लिखे भी हैं, पर अभी भी उस पर कोई पहल नहीं हो पाई है। और अगर झारखंड में अगर आप आते हैं या राज्य के बाहर जाते हैं तो आपको झारखंड सरकार की वेबसाइट www.jharkhandtravel.nic.in पर इसके लिए खुद को पंजीकृत करना होगा। झारखंड में आने के 24 घंटे के भीतर आपको ये प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी और ऐसे सभी लोगों को 14 दिन तक अनिवार्य रूप से होम क्वारंटीन रहना होगा। जिले के उपायुक्त इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, लेकिन सरकार के बनाए नियमों का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। हालत यह है कि जिस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है वो साइट खुलती ही नहीं है। लोगों की परेशानी यह है कि जब दिया गया लिंक ओपन ही नहीं होता तो फिर पंजीकरण कैसे होगा। तो ऐसे नियम के मुताबिक जिला प्रशासन को यह अधिकार होता है कि संबंधित व्यक्ति को होम क्वारंटीन किया जाए या फिर उसे संस्थागत या पेड क्वारंटीन में भेजा जाए। जिलों के उपायुक्त ऐसे लोगों को 14 दिनों के क्वारंटीन से छूट भी दे सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही को लेकर भी खबर सामने आ रही है। आरोप है कि ऑनलाइन ई पास को लेकर जिला स्तर के अधिकारी गंभीर नहीं है। ये भी हाई प्रोफाइल मामलों में होम क्वारंटीन से छूट का लाभ कुछ हैसियत वाले लोग उठा लेते हैं और जरूरी काम से झारखंड आने वाले का जबरन उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है। तो क्या पहुंच वाले और पैरवी वाले लोग क्वारंटीन के नियमों का फायदा अपने रसूख के बल पर उठाते हैं? ये सवाल गंभीर है। इधर झारखंड में जिम खोलने की मांग को लेकर रांची का अल्बर्ट टेक्का चौक के पास जिम संचालकों ने प्रदर्शन किया। जिम संचालकों का कहना है कि पिछले 5 महीने से जिम बंद होने की वजह से उनके सामने भूखमरी जैसे हालात हो गए हैं। उन्होंने सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक जिम खोलने की मांग की, वहीं मांग नहीं माने जाने पर प्रदर्शन करने और सीएम आवास के सामने अनशन करने की चेतावनी भी दी गई है। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हम लोग को झारखंड में भी जिम खोलने का आदेश दिया जाए और जिम जितने भी संचालक हैं और ट्रेनर हैं सब भुखमरी की स्थिति में आ गए हैं। इतने लोग बेरोजगार है, हजारों हजार की संख्या में बेरोजगार हो गए हैं। और जब सेंटर आदेश दे दिया है जिम खोलने का, 5 सितंबर से ही सेंटर आदेश दे दिया है, लेकिन झारखंड में अभी तक जिम खोलने का आदेश नहीं दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड के प्रतापपुर गांव के लोग 4 दिन बाद रगड़ो नदी का जलस्तर कम होने के बाद गांव से बाहर निकले हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से गांव टापू बन गया था, जिससे गांव के लोग अपने ही गांव में कैद हो गए थे। 4 दिन बाद नदी का जलस्तर जब कम हुआ, इसके बाद ग्रामीण नदी पार करते हुए मालकुंडी गांव पहुंचे और जरूरत के सामानों की खरीदारी की। कुमारडूबी पंचायत का ये ऐसा गांव है जो रगड़ो नदी के उस पार बसा है और साल के 5 महीने पानी से ही परेशान रहते हैं लोग। यहाँ लोग इस गांव के लिए एक पुल की मांग करें, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। डैम के बारे में कुछ भी नहीं देंगे। मांग है सरकार से, पीएम जी, सीएम से लेकर पीएम तक ये आवाज होना चाहिए। हम लोग का गांव में प्रतापपुर गांव के रांगड़ो जो नदी है उसमें एक पुल चाहिए। मालकुंदा से लेकर प्रतापपुर तक एक पुल हम लोग का मांग है। उस पुल के लिए हम लोग सीएम से लेकर पीएम तक ये आवाज़ पहुंच जाना बहुत ज़रूरी है। जो आज झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।